अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन एक्सरसाइज नंबर 9। इसके हमने 5 पॉइंट्स जो थे वो अटैम्प्ट किए थे। आज हम जो है वो 6 से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो सेंटेंस नंबर 6 है, बैड न्यूज़ स्प्रेड फास्ट। 6 नंबर पे है बैड न्यूज़ स्प्रेड फास्ट। यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो है वर्ब का। कॉमन एरर में हमारे पास किस चीज का एरर है? वर्ब का। उसकी रीजन ये है बेसिकली कि आपके पास जो वर्ड न्यूज है ना, न्यूज बेसिकली ये सिंगुलर है। ये क्या है? हमारे पास सिंगुलर है, प्लूरल सेंस में नहीं होता। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम किसमें सिंगुलर सेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता। जैसे कि वर्ड हमारे पास है इनिंग्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, इसी तरह सब्जेक्ट के नाम जो होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये प्लूरल सेंस में नहीं होते, ये सिंगुलर होते हैं। अपनी हैत के एतबार से, नेचर के एतबार से ये क्या होते हैं, यानी ये अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये जो है वो नेचर के एतबार से या ओरिजिनलिटी के एतबार से ये प्लूरल नहीं होते। ये कौन से होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे कि इनिंग्स है, न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। इसी तरह ये वर्ड्स क्या है हमारे पास सिंगुलर सेंस में होते हैं। जैसे कि प्रोसीडिंग्स होता है, ठीक है, गैलोज होता है, न्यूज़ होता है, समन्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, वेजेस होता है, रिचेस होता है। वर्ड जैसे कि वेजेस, ठीक है, रिचेस, ये क्या होते हैं? सिंगुलर सेंस में होते हैं। और इनके साथ जो वर्ब आता है वो क्या आता है? सिंगुलर आता है। यहां पे आप देखें ना, स्प्रेड, अगर ये सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग जो है हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। सिंगुलर वर्ब के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहां पे आप कहेंगे बैड न्यूज स्प्रेड्स। यहां पे बेसिकली हमारे पास वर्ब या टेंस एरर है, इसे आप क्या कह सकते हैं, यानी वर्ब इनकरेक्ट वर्ब यूज किया गया है। तो हमने वर्ब को क्या करना है? करेक्ट कर देना है, इसके साथ एस या एस का इजाफा करना है, फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 7। पॉइंट 7 के अंदर हम देखेंगे ऑफ द टू प्लांट्स of the two plants, this is the best. Of the two plants, this is the best. अब यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किस चीज का है? इजेक्टिव। इजेक्टिव का गलत यूज है। उसकी बेसिकली रीजन क्या है कि बेसिकली बेस्ट आपके पास क्या है? इजेक्टिव की 3rd डिग्री है, जिसे आप कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ वो कितने लोगों के अंदर, यानी आपके पास पॉजिटिव डिग्री होती है, यानी ये सिंगल पर्सन की क्वालिटी को पॉजिटिवली डिस्क्राइब करती है। उसके बाद आपके पास 2nd डिग्री होती है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव जो है वो क्या करते हैं? कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, 2 लोगों के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ये मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी हो सकते हैं, यानी मोर देन 2, 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम कंपैरिजन कितनी चीजों के दरमियान में कर रहे हैं? 2 चीजों के दरमियान में। जब आप कहते हैं ना ऑफ द 2, कितनी चीजों के दरमियान में? 2 चीजों के दरमियान में। तो 2 चीजों के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए हम
सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, ऑफ द टू प्लान्स, दो मंसूबों में से, दिस इज द बेटर, ये मंसूबा क्या है, दो मंसूबों में से ये मंसूबा क्या है, बेटर है, बेहतर है, अच्छा है। आप क्या करेंगे, दिस इज द बेटर, ये मंसूबा क्या है, बेहतर है। इजेक्टिव, यहां पे हमारे पास एरर किस चीज का है, कॉमन एरर, इजेक्टिव का गलत यूज है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इजेक्टिव की सेकंड डिग्री होती है, इसके साथ हम आर्टिकल दा का कॉमनली यूज नहीं करते, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां पे हम क्या करते हैं, इसके साथ जो है वो हम क्या करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे कि जब कोई एक्शन वकू पजीर हो रहा हो, ठीक है, और वो एक्शन पहले एक्शन के नतीजे में हो, यानी दोनों हिस्सों के अंदर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और दोनों हिस्सों के अंदर क्या होती है, जो है वो हमारे पास कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो उनके साथ आर्टिकल दा इस्तेमाल किया जाता है। जब ऑफ द टू आ जाएगा, ऑफ द टू, तो इसके साथ भी हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी रीजन है बेसिकली। नेक्स्ट में हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है, आई शैल मेक हिम टू ओबे मी। 8 पे, आई shall make him to obey me, मैं उसे अपना फर्मा बरदार बनाऊंगा। यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो क्या है, आर्टिकल यानी प्रेपोजिशन का कॉमन एरर है, टू का, यानी मेक के साथ टू का इस्तेमाल गलत है। आप क्या कहेंगे, आई शैल मेक हिम ओबे मी, यानी प्रेपोजिशन यहां पे टू गलत इस्तेमाल की गई है, यहां पे हमने प्रेपोजिशन टू को यूज नहीं करना, मेक के साथ टू इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट में हमारे पास पॉइंट नंबर 9 है, ही स्पीक्स एज इफ ही इज अ मैड। पॉइंट नंबर 9 है, ही स्पीक्स एज इफ he is a mad। अब देखिएगा ना जरा, यहां पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो लैंग्वेज है बेसिकली इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी इसके अंदर लचक पाई जाती है। समटाइम हम एक जगह पे एक रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, दूसरी जगह पे वही रूल जो है वो हम वायोलेट कर देते हैं, यानी वो रूल बदल जाता है, वो असूल बदल जाता है, वो कायदा और कानून क्या होता है, तब्दील हो जाता है। तो लैंग्वेज के अंदर हमेशा कोई चीज़ बेसिकली तय नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी सिचुएशन के एतबार से, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसकी बदौलत कुछ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। देखिए ना, हम यहाँ पे बेसिकली आप ज़रा एक चीज़ को गौर कीजिएगा कि हम रूल यूज़ करते हैं कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वाज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, जब जुमले के अंदर वो कहता है कि एज इफ, क्या आगा, एज इफ आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, वाज या इज एम आर नहीं, बल्कि उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। अब यहां पे इसको हम करेक्ट करेंगे। यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किस चीज का है, वर्ब का। कॉमन एरर किसका है, वर्ब का। और रूल हम किसकी बुनियाद पे तय कर रहे हैं, एज इफ की बुनियाद पे तय कर रहे हैं। इसका असूल जो है वो किसकी बुनियाद पर है, एज इफ। ही स्पीक्स एज इफ he were a mad। अब यहां पे हमने क्या यूज किया, वर यूज किया, किसके साथ, ही के साथ। यहां दे हो, ही हो, आए हो, वी हो, यू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो यहां पे क्या हम यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। लेकिन सूरत हाल क्या होनी चाहिए, एज इफ होना क्या चाहिए, एज इफ अगर जुमले में होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 9 था। नेक्स्ट में हम देखते हैं 10, नो सूनर डिड ही सी द डॉग व्हेन ही रैन अवे। नो सूनर
डिड ही सा द डॉग when he ran away, when he ran away। अब यहां पे मैंने ना दो चीजें हैं, दो गलतियां की हैं, दो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जिसको मैं कॉमन एरर का नाम दूंगा। खैर, एक तो हमारे पास यहाँ रिटन सेंटेंस में नहीं है, जिसे मैंने खुद से किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पहली एरर है वो किस चीज़ की है, सा, और आपके पास जो सेकंड एरर है वो है व्हेन। बेसिकली आप ये याद रख लीजिएगा कि जो नो सूनर है, नो सूनर, इसके साथ हम क्या करते हैं, देन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंजंक्शन एरर है। किस चीज़ का, कंजंक्शन का एरर है। यहाँ पे गलती किस चीज़ में है, कंजंक्शन के अंदर है। यानी आपके पास जब जुमले में नो सूनर होगा तो उसके साथ आप व्हेन नहीं यूज करेंगे, वेयर नहीं यूज करेंगे, वाई नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या कंजंक्शन यूज करेंगे, देन। कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, देन का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज, नो सूनर जहां पे भी यूज होगा उसके फौरन बाद जिस टेंस का जुमला होगा उसका हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे कि नो सूनर डिड, नो सूनर के बाद आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इलेबोरेट कर रहा है। किसको, पास्ट। अच्छा, जब नो सूनर के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, सा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसके बाद मैंने इसको वर्ब एरर कह दिया कि यहाँ पे वर्ब की भी गलती है, वर्ब को भी हमने करेक्ट करना है। तो आप क्या कहेंगे, नो सूनर डिड ही सी द डॉग देन ही रैन अवे। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9 थी। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 पे बात करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 10। और ये हमारे जो है वो सिलेबस का भी हिस्सा है, स्टैंड अप सिलेबस का भी हिस्सा है। तो इस पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 पे। इसके हम कॉमन एरर्स को ट्रेस आउट करेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व भी करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10। एक्सरसाइज नंबर 10 में आप देखिएगा, पहला सेंटेंस है, ही इज ब्रेव देन एनी मैन। ही इज ब्रेव, सेंटेंस नंबर 1, ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव देन एनी मैन, देन एनी मैन। अच्छा जी, ही इज ब्रेव देन एनी मैन, ही इज ब्रेवर, ही इज ब्रेवर देन एनी अदर मैन। यहां पे मैंने इसके अंदर दो जो है वो कॉमन एरर्स हैं, यहां पे एक ये और दूसरी मैंने एरर यहां पे की, ठीक है। यहाँ पे ये वैसे हमारी टेक्स्ट के अंदर या एक्सरसाइज में नहीं है, इसे मैंने खुद से किया है। बेसिकली आप यहाँ पे ये देखिएगा कि हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, देन एनी मैन। हमने यहाँ पे क्या किया, इसका कंपैरिजन किया है। यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज ये है कि ही इज ब्रेवर देन, ठीक है। एनी मैन किसी भी आदमी से, एनी मैन किसी भी, लेकिन ये रूल के एतबार से गलत है, देन एनी अदर आएगा, एनी अदर मैन।
यानी यहाँ पे यूज क्या होगा, एनी अदर का यूज होता है। कंपैरिजन करने के लिए एनी मैन नहीं होगा, एनी अदर मैन होगा, एनी अदर पर्सन होगा, किसी के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। ही इज ब्रेवर देन एनी अदर मैन। नेक्स्ट में हमारे पास पॉइंट 2 है, इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। सेंटेंस नंबर 2 है, इफ ही would have come I would have helped him। जी, हमारे पास ये सेंटेंस है। अच्छा, हमारे पास जो इफ़ वाले जुमले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इफ़ वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, अब कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 किस्म के कंडीशनल सेंटेंस। एक होता है जीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, एक सेकंड और एक थर्ड कंडीशनल। ये 4 तरह के होते हैं। अच्छा, जो जीरो कंडीशनल होता है ना, इसके अंदर कोई ना कोई आलमगीर सदाकत होती है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और उसको आप रिप्लेस नहीं करते। जो फर्स्ट कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल के अंदर जब हम दोनों जुमलों के अंदर, ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं, ये ट्रांसलेट को छोड़ें, ये मतलब उर्दू वे को आप इसमें जो है वो स्किप कर दें। जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल होता है, इसके अंदर हम एक हिस्से के अंदर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं और दूसरे हिस्से के अंदर हम क्या करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। वो हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशनल होता है। सेकंड कंडीशनल के अंदर एक हिस्से के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं और अगले हिस्से के अंदर हम क्या करते हैं? पास्ट जो है वो परफेक्ट का यूज करते हैं। हमारे पास जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं? एक हिस्से के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे पार्ट के अंदर क्या करते हैं? हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे आपके पास जो कॉमन एरर है वो किस चीज का है? टेंस का। क्या है? टेंस का गलत इस्तेमाल किया गया है। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आप क्या करेंगे? इफ ही हैड, यानी आप क्या करेंगे? इफ ही हैड कम, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर आप क्या? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये हमारे पास इसका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में हमारे पास सेंटेंस नंबर है 3, ही अवेल ऑफ द चांस, ही अवेल ऑफ द चांस। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किस चीज का है? अवेल के साथ हम किस चीज का? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं विद अवेल। अवेल के साथ हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे कि वर्ड अवेल होता है, इंजॉय होता है, अवेंज होता है, इसके साथ साथ हमारे पास अक्वेट होता है, डिमीन होता है, रिजाइन होता है। यानी कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? यू नो इट। हम क्या करते हैं? जो है वो आपके पास जो पोजेसिव केस होता है, ठीक है, पोजेसिव नहीं बल्कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ हम सेल्फ का या सेल्स का इजाफा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे ही से हिमसेल्फ, शी से हर सेल्फ, ठीक है, दे से देम सेल्फ, यू से योर सेल्फ या योर सेल्फ, ये आपके पास क्या होते हैं? और जो है वो आई से हम क्या करते हैं? माई सेल्फ करते हैं, वी से आवर सेल्फ करते हैं। ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिटरमाइंड हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल लाजमी होता है, जैसे कि अवेल, ठीक है,
अक्विट, अवेंज, अवेल, और इसके साथ आप इंजॉय। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जिनके फौरन बाद आप इजाफा कर देते हैं। जैसे कि जो है वो बी टेक होता है, अवेंज होता है, रिजाइन होता है, डिमीन होता है। फॉर एग्जाम्पल डिमीन, ठीक है, रिजाइन, इनके साथ आप क्या करेंगे, फौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इजाफा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवेल के साथ कहां से आएगा, जो ही है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा आप अवेल के साथ। आप यहां पे क्या लिखेंगे, ही अवेल हिमसेल्फ, ही अवेल हिमसेल्फ ऑफ द चांस, यानी उसने ये मौका हासिल कर लिया है, बजाते खुद उसने ये मौका हासिल कर लिया है। नेक्स्ट में हमारे पास सेंटेंस नंबर है 4। मैनी अ मैन हैव डाइड फाइटिंग फॉर द गुड कॉज। मैनी अ मैन डाइड, बहुत से लोग मर गए। मैनी अ मैन हैव डाइड, मैनी अ मैन हैव डाइड, बहुत से लोग इंतकाल कर गए। मैनी अ मैन हैव डाइड फाइटिंग फॉर द गुड कॉज, फाइटिंग फॉर द गुड कॉज, बहुत से लोग अच्छे मकसद के लिए, नेक मकसद के लिए लड़ते हुए दम तोड़ गए। बेसिकली आपके पास यहाँ पे एरर क्या है, वर्ब का है। जो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया है उसका एरर है। बेसिकली जब भी सेंटेंस के अंदर मैनी अ मैन आएगा तो उसके साथ आप जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर होता है। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मैनी अ मैन हैज डाइड फाइटिंग फॉर द गुड कॉज, बहुत से लोग अच्छे मकसद के लिए, नेक तमन्नाओं के लिए, नेक मकसद के लिए लड़ते हुए इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, मर गए। नेक्स्ट में देखिएगा, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव फेल्ड। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी ये रूल हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट, तालिब इल्मों में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब इसके साथ नन ऑफ द स्टूडेंट बेसिकली सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, और इसके साथ जो अब वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज फेल्ड आएगा, हैव फेल्ड नहीं आएगा। ये रूल हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में डिटरमाइन कर चुके हैं, इसका तयन कर चुके हैं और इसे हम सीख चुके हैं, इसे बात कर चुके हैं इस पे। नेक्स्ट में देखिएगा, यू एज वेल एज आई एम गोइंग देयर। यू एज वेल एज आई एम गोइंग देयर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। यानी एज वेल एज बेसिकली हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है। एज वेल एज क्या है, कंजंक्शन है। और जब एज वेल एज दो नाउन प्रोनाउन को आपस में क्या कर रहा होता है, कंजक्ट कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है, मिला रहा होता है। और एज वेल एज के अंदर हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो हम आई के बाद आर का इजाफा करेंगे, यू एज वेल एज आई आर लगाएंगे, यू एज वेल एज आई आर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ही इज एल्डर देन मी। ये भी हमने सेंटेंस हमने प्रीवियस में किया है। हमारे पास एल्डर या जो है वो हमारे पास ओल्डर
ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये हमारे पास क्या होते हैं, यानी ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं ओल्ड की, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है ओल्डर और ओल्डेस्ट, और इंसानों के लिए भी। जो एल्डेस्ट या एल्डर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सिर्फ इंसानों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूजेज सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन एरर है वो सब्जेक्ट का है, क्योंकि हम जब कंपैरिजन, मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास जो अमेरिकन स्टाइल है उसके अंदर हम इसको अगर ऑब्जेक्टिव केस भी लगा दें तो वो ठीक होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, ठीक होगा। और ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम यानी उसका जो पोजेसिव ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो लगा दें, यानी सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस लगा दें तो वो भी ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रूल है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक है, यानी हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक कर रहे होते हैं। मैंने जैसे पहले बात की कि इंग्लिश लैंग्वेज या लैंग्वेज कोई भी जो होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हम जो एक्सेप्शनली तय कर रहे होते हैं उससे हट कर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और स्ट्रिक्टली हमने ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर हमारे पास कौन सा था, जो है वो 6 है, ठीक है, और 6 के बाद हमने किसके 7 पे बात की है, ही इज एल्डर देन आई आप यूज करेंगे, ही इज एल्डर देन आई आप यूज करेंगे। इसके बाद आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, ये पॉइंट नंबर हमारे पास कौन सा है, 7 में ही है, यानी 7 को उसने गलती से 2 पॉइंट्स के अंदर तकसीम कर दिया है। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब यहां पे हमारे पास क्या है, कॉमन एरर, वर्क। हमने इसे ना 2 तरह से करेक्शन इसकी की थी। वर्क्स की जमा जो है वो क्या होती है, वर्क की जमा यानी प्लूरल भी, सिंगुलर भी वर्क होता है और प्लूरल भी क्या होता है, वर्क ही होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ज़रा देखना, गौर करना ये है कि जब भी हमने तादाद को जाहिर करना हो तो क्या करेंगे, पीसेस के साथ करते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं मैनी पीसेस ऑफ वर्क, या मच वर्क टू डू भी लगा सकते हैं, a lot ऑफ वर्क भी लगा सकते हैं, यानी ये 3 तरह से हम इसकी करेक्शन कर सकते हैं, a lot ऑफ वर्क, मैनी पीसेस ऑफ वर्क्स या मच वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे यूज किया है हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर, आई हैव मैनी pieces of work to do, मेरे पास करने के लिए क्या है, बहुत सा काम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है, he would rather die than to beg, यानी वो भीख मांगने की निस्बत मर जाना बेहतर समझता है, अच्छा समझता है, उसे अच्छा लगता है कि वो भीख मांगने की बजाय मर जाए, ठीक है। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट 8 है इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेसिकली जो कॉमन एरर है वो किस चीज़ का कॉमन एरर है, यानी हमारे पास यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर है, देन के बाद टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल गलत है, देन के साथ हमने प्रेपोजिशन टू नहीं लगानी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ही वुड रेदर डाई देन टू बेग, ही, पॉइंट नंबर 8, ही वुड रेदर die than to beg। अब यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है वो किस चीज का है, प्रेपोजिशन, यानी देन के साथ टू का इस्तेमाल गलत है, देन के साथ टू का इस्तेमाल गलत है। ही वुड रेदर डाई देन बेग, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद 9 और 10 सेंटेंसेस हैं। 9 के अंदर आप देखिएगा यहाँ पे है जो है वो ये हमने एनीवन कैन डू इट इफ वन ट्राइज, 9, ठीक है,
anyone can do it if one tries। बेसिकली यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट का गलत इस्तेमाल है, एनीवन कैन डू इट। यहाँ पे हमको इसके अंदर ना ऑब्जेक्टिव केस या हमारे पास पोजेसिव केस नहीं हो रहा कि हम जो है वो इसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करेंगे, ये गलत है। एनीवन कैन डू इट इफ ही ट्राइज आएगा, यानी आप सब्जेक्ट ही भी लगा सकते हैं, यहाँ पे शी भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई आ सकता है। आप देखिएगा आपके ऑप्शन के अंदर जो है वो सही होगा, जो भी वो आप यूज कर लें इसके अंदर। द पुअर्स आर हेटेड बाय द रिच 10, और इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है द पुअर्स आर हेटेड बाय द रिच। यहां पे आप देखिएगा, पहली बात यह है कि आप थोड़ा सा इस चीज पे गौर करें। आपके पास जो वर्ड पुअर है और वर्ड रिच, इसे हम समटाइम ना नाउन कंसीडर करते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये नाउन नहीं होते, ये दोनों क्या हैं, इजेक्टिव हैं। रिच और पुअर आपके पास सबसे पहली बात यह है कि इजेक्टिव होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए पुअर की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती और रिच की भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। बट जैसे कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया है कि लैंग्वेज है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, इसके अंदर लचक पाई जाती है, लेकिन इस पुअर को हम एज अ नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ नाउन भी। लेकिन जब हम इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इससे पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, यानी ओरिजिनली ये नाउन नहीं होते, ओरिजिनली ये क्या है, इजेक्टिव है, लेकिन हम इसे एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल दा लगाएंगे। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे, द पुअर। जैसे कि मैंने कहा कि पुअर की प्लूरल भी पुअर ही होती है, द पुअर आर हेटेड, और इसके साथ आप बाय द रिच, यानी ये अपनी जो है वो कौन सी सेंस में, प्लूरल सेंस में यूज किया जा रहा है। द पुअर आर हेटेड बाय द रिच, जो है वो रिच, ये सिंगुलर अगर होगा तो उसको सिंगुलर में, जैसे कि आप इसे देख लें, अ पुअर पर्सन, अ पुअर पर्सन, पुअर बेसिकली यहाँ पे इजेक्टिव है, पर्सन नाउन है, और पुअर जो है वो इस इजेक्टिव की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। द पुअर आर हेटेड बाय द रिच। वस्सलाम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।